मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलने वाले रिटायरमेंट बेनिफिट्स वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम में मिलने वाले रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इन दोनों जो पेंशन स्कीम्स हैं इसमें काफ़ी कुछ डिफरेंसेस है ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में। तो उन दोनों का जब फाइनली इवेंचुअली जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या उसकी इन सर्विस डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में मिलने वाले ओपीएस के फ़ायदे और एनपीएस के फ़ायदे दोनों का एक कंपैरिजन स्टडी है। इसमें एक एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर बेसिक दोनों एम्प्लॉय का फिक्स करके और दोनों को मिलने वाले बेनिफिट की हम लोग फाइनली चर्चा करेंगे, जिसमें लास्ट में आपको रिटायरमेंट पे ओपीएस में कितना पैसा मिलेगा और एनपीएस में आपको कितना पैसा मिलेगा इसका हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में, ताकि सारे क्लियरिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अब देखिए, पहला एक एग्जांपल लेते हैं कि सेवा काल के दौरान निधन हो जाता है। सेवा काल में इन सर्विस अगर डेथ हो जाती है, एम्प्लॉय के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है या इनवैलिड हो जाता है वो, या फिर वो ये बोला जाए कि अगर वो उसका मतलब गुमशुदा हो जाता है, उसके वेयर अबाउट का पता नहीं कहाँ चला गया, मिसिंग हो जाता है एम्प्लॉय, उस कंडीशन में देखिए क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे दिया रहेगा कि इसको मंथली फैमिली पेंशन मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम में, और न्यू पेंशन स्कीम में भी मंथली फैमिली पेंशन मिलेगी। दूसरा है कि प्रोविडेंट फंड, ओपीएस में प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा, और न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसा उसका न्यू पेंशन स्कीम में जमा हो रहा है उसका पैसा जो है, जितना अमाउंट जमा होगा उस अमाउंट का 60% मिल जाएगा एनएवी, जो भी करेंट एनएवी चलता रहेगा उसका, और 40% उसका ऐसा पेंशन के रूप में उसमें जमा रहेगा। इसमें ये कंडीशन भी है कि फिलहाल में 2024 तक अगर एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसको जो है वो चाहे तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है रिटायरमेंट बेनिफिट ले सकता है। जो पीएफ का जो फायदा ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पीएफ 1972 के अनुसार मिलता है उसके हिसाब से वो फैमिली पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन उसके अकॉर्डिंग ले सकता है। उसके लिए एक ऑप्शन भर के देना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो मतलब पीएफ का पैसा इसमें मिल रहा है, इसमें एनएवी का पैसा मिलेगा, और अगर ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेना चाहे तो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से उसका जो है पैसा मिलेगा। डेथ ग्रेजुइटी दोनों में मिलती है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम दोनों स्कीम में पैसा कटता है तो दोनों में उसका बेनिफिट मिलता है। लीव इनकेसमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, जो भी उसकी लीव बैलेंस रहेगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लीव, उसका लीव इनकेसमेंट का पैसा मिलेगा। RELHS का बेनिफिट दोनों को मिलता ही है। विडो पास दोनों स्कीम में मिलेगा। और CTG कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मतलब जब एम्प्लॉय एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता है तो उसको लास्ट बेसिक का 80% जो उसको CTG मिलता है, तो वो दोनों स्कीम में उसका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में एक्स ग्रेशिया लमसम कंपनसेशन, और सेम चीज़ इसमें भी मिलता है, एक्स ग्रेशिया लमसम पेंशन। कंपोजिट ग्रांट दोनों में मिलता ही है, जैसा मैंने बताया। डिपॉजिट लिंकिंग इंश्योरेंस वो भी दोनों के लिए है, तो दोनों में मिलता है। तो ये तो रहा उसमें दोनों के बारे में एक बेसिक सा एक मतलब कंपैरिजन। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लो एम्प्लॉय की रिटायर होता है तो उसमें क्या मिलेगा। अगर एम्प्लॉय रिटायरमेंट होता है, वो तो था कि जब डेथ हो जाती है, अब ये रिटायरमेंट के समय मंथली पेंशन, उसमें मंथली फैमिली पेंशन थी, इसमें मंथली पेंशन थी, तो दोनों में मंथली पेंशन मिलेगी, बस उसका कैलकुलेशन अलग रहेगा। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कितनी कितनी पेंशन बनती है दोनों में। प्रोविडेंट फंड, इसमें एनपीएस का पैसा मिलेगा 60% एनएवी का, और इसमें प्रोविडेंट फंड मिलेगा। रिटायरमेंट ग्रेजुइटी दोनों में मिलती है। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम दोनों में मिलेगा। लीव इनकेसमेंट दोनों में। REHS दोनों में। PRCP पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास दोनों में मिलता है। ये जस्ट एक रिव्यू है। उसके बाद में CTG दोनों में मिलेगा। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये एक डिफरेंस है जो कि एनपीएस वालों को नहीं मिलता है। कम्यूटेशन ऑफ सारांशीकरण जो बोला जाता है, जो मैक्सिमम 40% ऑफ द बेसिक पेंशन को आप बेच सकते हैं, इस प्रकार से बोला जाए तो कम्यूट करा सकते हैं। तो ये कम्यूटेशन का बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को मिलता है। और सारांशीकरण के बाद में, कम्यूटेशन के 15 साल होने के बाद में
वो जितना अमाउंट उसका सारांशीकरण कम्यूट किया था 40% या एज पर रिक्वायरमेंट 30% 20% जो भी किया था वो रिस्टोर हो जाता है आफ्टर 15 ईयर। तो वो जो ये जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नहीं है, इसलिए रिस्टोरेशन भी इसमें न्यू पेंशन स्कीम वालों के लिए वो भी नहीं रहेगा। तो ये थे बेसिक डिफरेंस। अगर देखा जाए तो टाइटल वाइज डिफरेंसेस थे, या टाइटल वाइज जो बेनिफिट मिलने वाली थी वो थी दोनों की। अब इसमें मैंने एक एक्सेल शीट पे एक कैलकुलेशन बनाया है, जिसको कि हम लोग एक्सेल शीट पे ही देखेंगे। ये एक एक्सेल शीट पे एक कैलकुलेशन बनाया है, जिसमें एक एग्जांपल लिया है एक पर्टिकुलर बेसिक का, उसके अनुसार कितना पैसा मिल रहा है वो लिखा है। और सेम ऐसा ही है कि ये तो हो गया ओल्ड पेंशन स्कीम वालों के लिए, सेम रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम वालों की एनपीएस कैलकुलेटर पे बनाया है। तो हम लोग इसको एक्सेल शीट पे ही कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ये पावर पॉइंट को बंद करता हूँ और एक्सेल शीट पे चलते हैं। अभी देखिए ये एक्सेल शीट खोल ली मैंने पीएफ वालों के लिए। एक एम्प्लॉय जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में, उसको पीएफ का उसका यहाँ पर हम लोग पीएफ कैलकुलेशन करेंगे, फिर न्यू पेंशन स्कीम पे जाएंगे, वहाँ पर एनपीएस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में दोनों का कंपैरिजन स्टडी करेंगे। तो एक एम्प्लॉय है जिसकी कि करंट 30 ईयर की एज है और उसमें एज ए सर्विस में जॉब में लगता है वो, उसकी रिटायरमेंट की एज 60 ईयर मान लेते हैं, नॉर्मली वही है 60 ईयर ही। और उसका मंथली बेसिक मान लेते हैं आज के समय में अगर देखा जाए तो 18,000 प्लस जो है डीए जो है मिनिमम पेंशन मिनिमम बेसिक है रेलवे में, तो 18,000 प्लस जो है 31%, अगर 30% डीए अगर मान लेते हैं तो ये आ जाता है 18,000 प्लस उसका 30% 5,400 होता है। तो इस तरह ये 23,400 उसका पेंशन प्लस डीए हो जाता है। तो यहाँ पर मंथली बेसिक प्लस डीए मान लेते हैं 23,400 रुपये। एक इनिशियल स्टेज में जब एक एम्प्लॉय आता है उस कंडीशन में। वैसे तो इसको देखा जाए तो ये 18,000 तो उसका वो रहेगा, उसके बाद में ग्रेड पे रहता है, ग्रेड पे आने के बाद में उसमें डीए रहता है। तो लेकिन इसमें मैंने एक राउंड फिगर लिया तो 18,000 प्लस 5,400 उसका डीए मान लिया है। इस तरह से ये 23,400। इसमें आप चाहें तो इस फिगर को आप चेंज भी कर सकते हैं, तो उसके बाद में ऑटोमेटिक ये सारा कैलकुलेट चेंज हो जाएगा। ये दिया हुआ एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम, एक्सपेक्टेड एनुअल इंक्रीज बेसिक पे प्लस डीए में एनुअल कितना इंक्रीज होता है। एक नॉर्मली जो है 8% का अपन पकड़ लेते हैं। ऐसा इसलिए कि 3% तो ईयर का इंक्रीमेंट लगता है, और अगर मान लो 2.5% या 2% या 3% इस टाइप से अगर 5% का डीए पकड़ा जाए तो 5 और 3 8% का उसका बेसिक में ईयरली इंक्रीज होता है। और इसमें ईपीएफ पे इंटरेस्ट मान लेते हैं, %8.5 का उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। पीएफ पे जो है 8.5% का इंटरेस्ट उसमें लगता है। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में लिया मैंने कि कोई एम्प्लॉय है जो इनिशियली अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसका कि बेसिक है 18,000 रुपये प्लस जीपी ग्रेड पे। इस स्टेज पे वो क्लास 3 में एक एम्प्लॉय भर्ती हुआ है। तो जो पेंशन अपना इसके लिए पीएफ में जो पैसा कटता है वो 8.33% ऑफ बेसिक का 8.33%, या फिर पूरा एक साल में से एक महीने का बेसिक उसका साल में एक बार में कटता है। अगर साल में एक बार देखा जाए तो, या टोटल अक्यूमुलेशन देखा जाए तो एक बेसिक ऑफ द पूरे साल में से एक बेसिक, या फिर 8.33% पर मंथ। तो हमने 18,000 बेसिक पकड़ लिया है, एज उसकी है 30 ईयर की एज, रिटायरमेंट की एज पकड़ ली है 60 ईयर, बेसिक है 18,000, उसका जो है एक्सपेक्टेड एनुअल इंक्रीज पकड़ लेते हैं कि डीए
5% DA मिला के, और 2 बार में 5% DA, 2.5% मान के चलिए, या फिर 3 और 2%, तो इस तरह वो, और 3% उसका बेसिक का एनुअल इंक्रीमेंट। तो इस तरह उसका बेसिक में करीब करीब 8% का ग्रोथ अपन यहाँ पर ले लेते हैं। पीएफ का इंटरेस्ट रेट नॉर्मली 8.5, 8.25, 8.75 नॉर्मली इतना ही पकड़ होता है, तो एवरेज 8.5 ले लेते हैं। अब इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेसिक 8.33% पर मंथ ले लिया है। इसमें एम्प्लॉयर 3.67% पैसा जमा करता है, लेकिन वो पैसा एम्प्लॉय के पीएफ में नहीं आता है, वो पीएफ में जाता है पेंशन फंड में। पीएफ पेंशन फंड में पैसा जाता है, तो उसको यहाँ पर हमने 0 लिया है। तो इस तरह जब अगर कैलकुलेशन करते हैं तो एम्प्लॉय का पूरा अप टू द रिटायरमेंट की एज तक 60 ईयर की एज में, जबकि उसका बेसिक हो जाएगा 60 की ईयर में एज में एक अनुमानित बेसिक जो है 1,81,000 रुपये हो जाएगा। इस बेसिक पे उसका जो है जब रिटायरमेंट होगा तो उसको 65 लाख रुपये उसका पीएफ में पैसा जमा हो जाएगा, और इस बेसिक के अनुसार उसकी पेंशन मिल जाएगी 50% ऑफ द बेसिक। तो यहाँ पर 50% ऑफ द बेसिक प्लस जो भी अवेलेबल डीए या फिर करेंट डीए रहेगा वो, तो 81,81,000 का जो है उसका जो है आया बेसिक। तो इस बेसिक पे जो है उसकी पेंशन मिल जाएगी 50% ऑफ द बेसिक में 90,000 रुपीज़, 90,565 रुपीज़ उसकी पेंशन बैठ जाएगी, मंथली बेसिक पेंशन, और 65 लाख रुपीज़ उसको इन केस एज अ पीएफ के अमाउंट के रूप में मिल जाएगा, अगर उसने ये अमाउंट बीच में विड्रॉ नहीं किया है तो, टोटल कॉर्पस उसने जमा करके रखा है तो ये एक एग्जांपल लिया। अब इसमें हम लोग कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ले लेते हैं। बेसिक पेंशन बन गई है 90,564 रुपये। अब इसका 40% जो है एम्प्लॉय कम्यूट करा लेता है 15 साल के लिए, तो जो 40% ऑफ द बेसिक पेंशन वो आ जाता है 36,226 रुपीज़। इतना वैल्यू अगर वो कम्यूट कराता है तो उसका टोटल कमिटेड पेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया है, जो कि फार्मूला लगता है कि ये जो 36,000 इंटू ये 8.196 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसका, जिसका कि मल्टीप्लाई करते हैं 61 की एज के लिए, और ये 12 का मल्टीप्लाई, मतलब एक प्रकार से ये फार्मूला है कि जो भी उसकी कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ द पेंशन इंटू 8.196 इंटू 12, ये जो फार्मूला लगाएंगे तो ये जो अमाउंट आएगा ये आ जाएगा उसका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो उसको करीब 35,62,857 रुपये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मिल जाएगा। मतलब अगर देखें तो इतना पैसा तो पीएफ का मिल जा रहा है और इतना पैसा उसको मिल जा रहा है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का। ये दो अमाउंट उसको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये दोनों अगर अमाउंट को अगर जोड़ा जाएगा, मतलब एक साथ अगर ऑल टुगेदर लिया जाए तो ये प्लस ये हो जाता है इतना। ये देखो इसमें मैंने G12 प्लस G23 को, मतलब 90,000 ये वाला अमाउंट 65 लाख रुपए अमाउंट, और ये अमाउंट इन दोनों को मैंने यहाँ पे कमिट किया है, मतलब जोड़ा है, तो ये आ गया है 1,95,00,000 रुपये। अब मंथली पेंशन आफ्टर कम्यूटेशन, जब आपने 40% आप पेंशन कम्यूट करा ली है तो ये जो अमाउंट रहेगा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये वाला मंथली जो बेसिक पेंशन बनी उसमें से कम हो जाएगा, और अगले मिलने वाली आपकी पेंशन जो हो जाएगी ये 90,000 माइनस 36,000 इक्वल टू 54,000, ये जो है आपके यहाँ पर मंथली पेंशन आ जाएगी। ठीक है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम का है। अब हम लोग एक सपोज कर लेते हैं कि हमने ये जो 1 करोड़ अमाउंट था, 1,95,00,000 रुपये, इसको आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया, या कहीं आपने ऐसे इन्वेस्ट कर दिया, और उस पर एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 7% एनुअली। तो 7% एनुअली अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7,06,000 रुपये साल का जो है इस जो आपका कॉर्पस अमाउंट है उसमें से आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर एनुअल इनकम, ईयरली इनकम अगर क्या हो जाएगी, तो ये 54,000 रुपये महीने के हिसाब से ये हो गया, 12 महीने का ये अमाउंट निकाल लेंगे, प्लस जो है 7 लाख रुपये ये, तो 54,000 के हिसाब से करीब 6 लाख रुपये ये हो जाता है, और 7 लाख रुपये ये। तो इस तरह 13 साढ़े 13 लाख रुपये आपका अमाउंट ईयरली आपकी इनकम उस एज में हो जाएगी। और आपके पास अमाउंट जो इकट्ठा अमाउंट है वो है 1,95,00,000 रुपये। तो ये तो होता है पीएफ का कैलकुलेशन। इसके अलावा आपको डेथ ग्रेजुइटी मिलती है।
लीव इनकेसमेंट मिलता है, वो एक अमाउंट अलग है जो कि एनपीएस को भी मिलता है, ओपीएस को भी मिलता है। तो यहाँ तक ओल्ड पेंशन स्कीम का जो है रिटायरमेंट होने पर हमने देखा कितनी पेंशन बैठेगी और कितना उसको कॉर्पस में अमाउंट मिलेगा, कितना कम्यूटेशन वैल्यू मिलेगा ये। अब हम लोग इसी का एक दूसरी शीट में देखते हैं जिसमें कि न्यू पेंशन स्कीम वाले के लिए। तो मैं यहाँ पे दूसरी शीट ले लेता हूँ न्यू पेंशन स्कीम की। ये एक शीट है, इसमें ऑलरेडी फार्मूला लगा के कैलकुलेशन कर लिया गया है। जो भी ग्रीन पोर्शन दिया है आप इसको चेंज कर सकते हैं, बाकी का अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसमें भी हमने 30 साल की एज में एक एम्प्लॉय रेलवे ज्वाइन करता है, 60 साल की एज में रिटायर होता है। स्टार्टिंग कॉर्पस जब ज्वाइन किया तो कुछ है नहीं, उसके बाद मंथली कंट्रीब्यूशन 5616 लिया है। वो इसलिए किया है कि उसका आज के डेट में 18,000 उसका बेसिक था, 30% आज की कंडीशन में डीए चल रहा है, तो 18,000 प्लस 5400 रुपये डीए मिला के हो जाएगा 23,400 रुपये। अब ये डीए प्लस डीपी इसका जो होता है एम्प्लॉय का 10% कटता है और 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आता है। इस तरह 24% ऑफ द डीए प्लस डीपी का अमाउंट जमा होता है न्यू पेंशन स्कीम में। तो न्यू पेंशन सिस्टम में जो है अमाउंट जमा हुआ होगा उसका मंथली 5,616 रुपये। तो ये मैंने मंथली कंट्रीब्यूशन ले लिया है 5,616 रुपये, ठीक है। अब इसमें हम देख एनुअल कंट्रीब्यूशन उसका कितना हो जाएगा इस महीने के हिसाब से, एक साल का हो जाएगा 67,000। और इसमें एनुअल इंक्रीज़ मान लेते हैं 8% का ही, क्योंकि बेसिक डीए मिला के 8% इंक्रीज़ होता ही है जितना कि उसमें लिया था उतना इसमें लिया। अब ये अमाउंट जब 30 साल की एज में एम्प्लॉय जब एनपीएस में जाता है तो 30 साल की एज में उसका जो पैसा, अगर मान लो उसने अपना फंड मैनेजर को अगर कुछ अपने ऑटो चॉइस रखी है, मतलब डिफ़ॉल्ट चॉइस अगर रखी है, तो उसके हिसाब से उसका 60, 30 और 10% होगा। जैसे ये एज उसकी बढ़ती जाएगी इक्विटी का परसेंटेज कम होता जाएगा और ये गवर्नमेंट डेब्ट का ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा और ये भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से उस कंडीशन में उसका हो जाता है 80% गवर्नमेंट डेब्ट में आ जाता है और धीरे धीरे ये 10% हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक इसका परसेंटेज चेंज होता है अगर आपने ऑप्शन उसमें अपने हिसाब से चॉइस नहीं लिए तो। और जो है इक्विटी का रिटर्न आज के डेट में करीब 11% जाता है और ये 7%। तो ये इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो अभी तक का जो भी पिछला पास्ट हिस्ट्री रहा है एनपीएस का, तो 10% से ज़्यादा ही ईयरली एनुअली ग्रोथ मिली है। तो उसमें देखेंगे तो हम लोगों लमसम पकड़ लेते हैं 10% एनुअली ग्रोथ, तो ये हो जाएगा 60%। आप जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। 40% आपका अमाउंट जो है एन्युटी में चला जाता है और जो एन्युटी में अमाउंट जो जाएगा उसमें करीब नियरली 7% का एक फिक्स इनकम होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है उसमें एन्युटी में इन्वेस्ट करने पर। तो ये हमने 7% पकड़ लिया। तो इस तरह से अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हो जाता है 83,12,000 रुपये। और जो उसमें कॉर्पस एट द रेट 60 ईयर की एज में आपको कॉर्पस अक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा 3,08,63,313 रुपये। उसके बाद में जब उसका 60% आप विड्रॉ कराएंगे टैक्स फ्री जो रहेगा, तो 1,85,17,000 रुपये 17,988 रुपये आपको एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप विड्रॉ ले सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इसको डिफ़र भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको 3 साल के लिए डिफ़र करना है तो मैक्सिमम 3 साल के लिए इसको डिफ़र किया जा सकता है। जब आपकी मर्ज़ी हो तब आप उस पैसे को, ये 60% को विड्रॉ कर सकते हैं। और ये तो 40% तो कंपलसरी है कि ये एन्युटी में ही रहेगा। तो 1,23,445,000 1,23,45,000 रुपये आपका एन्युटी में गया। तो इस तरह से आपका 7% अगर एनुअली इंक्रीज़ भी मानते हैं, जनरेशन भी मानते हैं, तो आपको 72,000 यहाँ पर आपको एज अ पेंशन अमाउंट मिल रहा है। तो यहाँ तक के कैलकुलेशन में देखेंगे हम तो वहाँ पर आपका पेंशन जा रही थी, मंथली बेसिक पेंशन हो रहा था 90,000 और यहाँ पर आ रहा है 72,000। ठीक है, ये तो हो गया मंथली बेसिक पेंशन की बात। अब हम लोग एक दूसरी चीज़ देखते हैं कि मंथली बेसिक पेंशन में क्योंकि एक समय में आप बाकी जो अमाउंट जो आपको मिला था वो कितना कितना मिला था और क्या था। अब जो है यहाँ पर आपको अमाउंट मिल रहा है कॉर्पस जमा हो रहा है 3,08,1,85,000 आपको यहाँ पर कॉर्पस अमाउंट मिल रहा है एट अ टाइम 60। और वहाँ पर कुल मिला के आपको मिल रहा था, ये देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा था 65,000। तो आप देखिए कि 65 से लेके 1,85,000,
तो हम इसके यहाँ पर लिख सकते हैं जो अमाउंट वहाँ पर मिल रहा था 1,85,00,000 और समथिंग समथिंग था, तो 00 पकड़ लेते हैं। तो 1,85,00,000 ये अमाउंट यहाँ पर आपको न्यू पेंशन स्कीम में मिल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो देखिए कितना ह्यूज अंतर आ जाता है यहाँ पर और यहाँ में। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं हम इसमें। ये आ गए हम एनपीएस की सीट पर। अब आपने जो है ये जो आपका 1,85,00,000 मिला था, जो केस मिला था, अब आपने जहाँ उस पेंशन उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में 65,000 प्लस कम्यूटेशन वैल्यू जो आई थी दोनों को इन्वेस्ट किया था 7% पे। अब यहाँ पर भी आप इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है, 7% का इंटरेस्ट रेट पे। तो वहाँ पर 65,000 रुपये मिला था और यहाँ पर 1,85,000 मिल गया। ठीक है, तो कितना परसेंट ज़्यादा मिल गया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको डिलीट मारते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एक फार्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू ये माइनस इसमें से माइनस कर देते हैं आपको जो उधर 65,000 रुपये 65 लाख रुपए जो मिला था, एक फिर राउंड फिगर मान लेते हैं 65 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया एक सॉरी डिलीट किया, ए इक्वल टू ये माइनस 65,000 65 लाख। R3 कैलकुलेशन कोई गड़बड़ हो रहा है, इक्वल टू कर लेते हैं यहाँ पर ये माइनस कितना 65 लाख 65,000 6,05,000, हाँ ये 65 लाख। अब जो है आपको 1,20,00,000 रुपए यहाँ पर आपको ज़्यादा मिला है कंपेयर टू ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसका 7% अगर इस अमाउंट को ये 185 को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं पूरे के पूरे अमाउंट को, तो हम 7% यहाँ पर रिटर्न पकड़ लेते हैं उसका 1,85,000 का। तो 7% अगर आप यहाँ पर रिटर्न पकड़ते हैं तो ये आ जाएगा, फार्मूला लगाएंगे ये इंटू 7%, ये इक्वल टू आ गया इक्वल टू इतना इंटू 7% इंटू 7/100, ये आ जाएगा 12,96,000 रुपये। 7% अगर इंटरेस्ट रेट पे पकड़ते हैं तो 12,00,000 7 इसको डेसिमल हटा देता हूँ, तो ये अमाउंट आ गया दोस्तों 12,96,000 रुपये, करीब करीब 13 लाख रुपये ईयरली आपको यहाँ पर इस अमाउंट से मिल रहा है। तो आपकी पेंशन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगी, 72,000 जो था 72,000 इंटू 12 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लगा लेते हैं, ये अमाउंट इंटू 12 प्लस ये अमाउंट, तो यहाँ पर आपकी पेंशन चली जाती है दोस्तों 21,60,000 रुपये। देखिए अब 21,60,000 रुपये आपकी ईयरली आपकी पेंशन चली गई है। मतलब अगर उस पैसे को भी आप अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो 21,60,000। और अब यहाँ पर टोटल ईयरली पेंशन मेंशन वही वहाँ पर से लेके यहाँ पर ये हमने यहाँ पर निकाल लिए 61 ये हज़ार, इसको 0 मार देता हूँ, तो करीब करीब 21,60,000
60,000 रुपये आपकी ईयरली पेंशन मिल रही है आपको, अगर आप इस अमाउंट को कहीं 7% पे इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं तो। साथ ही आपके अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा, कितना पैसा रहेगा आपके अकाउंट में, तो आपके अकाउंट में आपके एट द टाइम आप मतलब इस समय में ये पैसा तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपने जो आपका ये जो पैसा है जो 40% एन्युटी का था वो भी रहेगा ही। मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके पास में 3,08,00,000 रुपये ऐसा अमाउंट रहेगा, जिसमें से ये अमाउंट तो आपका जब चाहे तब आप विड्रॉ कर सकते हैं, जो भी यूज़ करना उसको कर सकते हैं, लेकिन ये जो अमाउंट रहेगा ये आपके एन्युटी में जमा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सही से इस प्रकार से अगर कैलकुलेट करते हैं, या अगर मैं कुछ गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ज़रूर आप थोड़ा सा मुझे बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये कैलकुलेशन बन रहा है जो कि काफ़ी इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये था एनपीएस का कैलकुलेशन। एनपीएस में आपको अगर सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद निकालते हैं तो ईयरली आपके पास पेंशन अमाउंट जो आता है वो बन जाता है 21,60,000 रुपये। और वहीं पर अगर आप पीएफ में अगर जाते हैं तो वो आपके पास अमाउंट मंथली ईयरली इनकम बनता है 13,58,000 रुपये। वहीं पर इधर में आ जाता है 21,60,000 रुपये। तो देखिए कितना अंतर आ गया इसमें, करीब करीब 8 लाख रुपए का अंतर ईयरली आ रहा है। हाँ, ये एक अलग चीज़, इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि और जहाँ पर ये 7% में आपने इन्वेस्ट किया था तो इसमें 7 लाख आ रहा था, इसमें 12,96,000 आ रहा है ना। तो ये एक डिफरेंस है। और उसके बाद में यहाँ पर 54,000 पेंशन बैठ रही थी, यहाँ पर 72,000 पेंशन बैठ रही है। 17,000 रुपये पेंशन का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। एक समान बेसिक पे अगर दोनों चीज़ कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आपको 1,95,00,000 रुपये मिल रहा है। न्यू पेंशन स्कीम में आपके पास 3,08,000 रुपये, 3,08,00,000 रुपये, 8 लाख रुपये जमा है आपके पास, मतलब टोटल कॉर्पस हुआ तो करीब 2 करोड़ रुपए का तो यहीं पर डिफरेंस आ गया। तो मंथली अगर देखा जाए तो डिफरेंस आ रहा है 17,000, ईयरली देखें तो 8,01,000 रुपये, और अगर टोटल कॉर्पस में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 2,07,00,000 रुपये इसमें न्यू पेंशन स्कीम में ज़्यादा आ रहा है। ये था मेरा कैलकुलेशन दोस्तों, एक्सेल शीट पर बनाया हुआ। अगर किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन करने में कुछ गलती होती है या मेरा इंटरप्रिटेशन अगर कुछ गलत होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। लेकिन जहाँ तक है, अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन जो जा रही है वो मेरे एज पर माय ओपिनियन तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये 18,000 बेसिक था, हमने 8.55% इंटरेस्ट लगाया और जो टोटल उसका कंट्रीब्यूशन हुआ था करीब करीब 18,00,000 रुपये ईयरली रहेगा, उसमें 8.5% का इंटरेस्ट लगा के ये निकला है 19,522 रुपये एक साल के बाद। तो इस टाइप से मैंने ये पूरा कैलकुलेशन किया है। हालांकि ये जो बेसिक जो रहेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इतना तो एक मिनिमम पकड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा ही रहेगा। पर अगर दोनों का बेसिक अगर सेम पकड़ा जाए, दोनों में अगर ग्रोथ या जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो अगर बराबर पकड़ा जाए तो ये उस हिसाब से दोनों का कैलकुलेशन ये आ रहा है दोस्तों। तो अगर आप को लगता है कि इस कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती है या मेरा कैलकुलेशन करना कुछ गलत है तो ज़रूर कमेंट्स करिए, और अदरवाइज़ नहीं तो ये जो कैलकुलेशन मेरे हिसाब से तो ये अमाउंट आता है। हाँ, ग्रेजुएटी रहा सवाल, जैसा मैंने बेनिफिट में पहले बताया था कि एनपीएस में ग्रेजुएटी इसमें भी मिलेगी, इसमें भी ग्रेजुएटी मिलेगी। लीव इनकेसमेंट ओपीएस में मिलेगा, एनपीएस में मिलेगा। उसके बाद में सीजीआईएस का पैसा इसमें भी मिलेगा, सीजे डिपॉजिट लिंक स्कीम का स्कीम इसमें भी मिलेगा, डिपॉजिट लिंक स्कीम का इसमें मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो बात हो रही थी सिर्फ कैलकुलेशन में पेंशन पैसे की, पेंशन अमाउंट की और पीएफ में मिलने वाला अमाउंट की, जो जीपीएफ आपका होता है उसमें। तो इस टाइप से ये कैलकुलेशन आ रही है दोस्तों। अब कहाँ तक ये मैं उसको जिस हिसाब से मैंने किया है उस हिसाब से अगर कुछ गलती हो रही होगी तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, वरना यहाँ तक तो कैलकुलेशन में काफ़ी अंतर आ रहा है। और ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम इज़ लुकिंग बेटर देन द ओल्ड पेंशन स्कीम। पर अगर कुछ फॉर द टाइम बिंग तो ये चल रहा है, अगर मान लो इन फ्यूचर कुछ और कुछ चेंजेस अगर कुछ होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो दैट विल बी टाइम विल बी शो द अबाउट द डिफरेंसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये चीज़ कुछ क्लियरिटी आई होगी या कुछ क्लेरिफिकेशन मिला होगा। और अगर कुछ डाउट रहता है या अगर कुछ क्यूरी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है मैं कुछ गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर और इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस।